जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान में आज हम लोग का निर्वाचन के संबंध में कुछ क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं कि कैसे, क्योंकि हमने निर्वाचन आयोग तो पढ़ाया था भाग 15 में 324, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा ये निर्वाचन आयोग हमने पूरा पढ़ा दिया था। उसमें थोड़ा निर्वाचन की प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं कि कैसे चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, कौन लोग वोट डाल सकते हैं, कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कई चीज़ें ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। चुनाव मत देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है, प्रश्न भी आया हुआ है। मताधिकार है, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, क्या अधिकार, ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। भारत में लोकतंत्र है, यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस चुनाव प्रक्रिया में लोग निर्वाचन आयोग पूरा एक मशीनरी की तरह काम करता है, जो कि इसको पूरे को संपन्न कराता है। तो निर्वाचन संबंधी भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए, हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लिया था। अब निर्वाचन आयोग कैसे काम करता है, कैसे कराता है, इसको पढ़े। देखिए, देश के जितने भी बड़े चुनाव होंगे, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, लोकसभा के सदस्य का चुनाव हो गया, विधानसभा के सदस्य का चुनाव हो गया, जितने भी बड़े चुनाव हैं ये केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। इसके अलावा जो जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, नगर पालिका का चुनाव हो गया, या छोटे छोटे इनके विधान परिषद का चुनाव भी, वो भी राज्य निर्वाचन आयोग राज्य स्तर पे अपना करा लेता है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया में सबसे बड़े चुनाव जो होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग कभी कोई जरूरी नहीं कब गठन करके ये बताता है कि कौन सी क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र में आएगा, या कौन सा गांव, कौन सा शहर किस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा। ये हो जाता है परिसीमन आयोग। बहुत किस दिन हम परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ लेंगे। परिसीमन आयोग बहुत शक्तिशाली बॉडी होती है। तो अगर मान लीजिए चुनाव की घोषणा कब होती है, जैसा मान लीजिए कि लोकसभा है चल रही, ठीक है, अब लोकसभा भंग होने वाली है, किसका 5 साल पूरा, जैसा मई 2024 में ये जो 18वीं लोकसभा ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो नई लोकसभा के लिए चुनाव होगा वो उसकी घोषणा कम से कम 3 से 4 महीना पहले कर दी जाती है, क्योंकि हमें जो डेट दी रहती है 5 साल पूरा होने के, उसके पहले चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न करा लेगा। जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है उसी दिन, अगर मान लीजिए लोकसभा को चुनाव है तो पूरे देश में, और विधानसभा को चुनाव हो तो राज्य में आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू होने के बाद थोड़ा और प्रक्रिया हो जाती है कि आप 4 लोग इकट्ठा नहीं, तो कई चीज़ें हो जाती है उसमें, मतलब कि उसका पालन करना पड़ता है सभी राजनीतिक दलों को, ठीक है। अब कौन लोग मत दे सकते, देखिए पहले क्या होता था कि 21 वर्ष था जो मत देने का अधिकार था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राजीव गांधी जी की सरकार ने मत देने की उम्र घटाकर के 21 साल कर दी है कि जो व्यक्ति 18 साल कर दिए, जो व्यक्ति 18 साल का या उससे ज़्यादा का है और उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है, उसका नाम निर्वाचन आयोग की लिस्ट में है और साथ में वो पागल विक्षिप्त ये सब नहीं है, तो वो मत दे सकता है, ठीक है। इसलिए मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में भी दिया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। ये वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा का मतलब होता है कि 18 वर्ष से बड़े, 18 वर्ष मानते 18 वर्ष वयस्क हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रश्न आया था संविधिक या विधिक संवैधानिक अधिकार, यूपीएससी ने मत देने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना था। इसीलिए मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। देखिए, चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को किस जाति का, इस धर्म का, इस भाषा का है के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना है कि इस व्यक्ति को हम केवल इन आधार पर बाहर नहीं कर सकता है जब तक, और ना ही केवल इन्हीं आधार पर शामिल कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं
मुझे लगता है अब विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए कि मतलब किसी बात व्यक्ति कोई भी इस जाति का, इस धर्म का हो, चाहे पागली हो, चाहे कुछ भी, उसको हम शामिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें ये भी देखना होगा कि वो निवासी हो, अधिक चित्तवित्रता ना हो, अपराधी या भ्रष्ट ना हो, अवैध आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया ना गया हो, तब थोड़ा सा। जैसे हकीकत में व्यवहार में क्या है, सबको शामिल किया जा रहा है। इसलिए हमारे देश में रोहिंग्या भी आके रह रहे हैं, वो भी चुनाव में वोट कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन व्यवहारिक रूप में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। बहुत सारे बांग्लादेशी, हमने सीमांचल एरिया में, बिहार के सीमांचल एरिया में इतने सारे बांग्लादेशियों को हमने मतपत्र दे दिया है कि वो प्रभावशाली इतने हो गए कि वो पश्चिम बंगाल में 20 से 25 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखते हैं। तो ये तो हम मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की गलती है, जिस तरह से जो नहीं निर्वाचित होना चाहिए वो भी आ जा रहा है वोट देने की। तो ये होना चाहिए। उसके बाद साथ में हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की एकता अखंडता सुनिश्चित रही, नहीं कि इधर का उधर कोई देशद्रोही व्यक्ति है उसको भी देने, हम उसको मत देने का, तो उसका मत देने का अधिकार छीन भी सकते हैं। देखिए, और साथ में एक जो भी मत सूची बनेगी वो एक बनेगी। हमारे यहाँ विधानसभा के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग नहीं बनती, एक ही मत सूची बनती है। वो लोकसभा में भी काम आती है और विधानसभा के चुनाव में भी वो काम आती है। उसके बाद देखिए चुनाव किनके माध्यम से कराता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद जिला निर्वाचन आयुक्त, जो डीएम होता है उसको जिला निर्वाचन आयुक्त का भी अधिकार मिल जाता है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी होता है, पर्यवेक्षक होता है। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि चुनाव जब ही 5 साल पूरे होने के पहले उसको चुनाव करा लेना है। नई लोकसभा का, नए संसद का गठन कर लेना होता है। ये विधानसभा है तो विधानसभा में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मतपत्र होता है। अभी भी देखिए पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में तो वोटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो पंचायत स्तर में चुनाव होते हैं जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग कराता है वो भी मतपत्र प्रणाली पर आधारित होते हैं। और देखिए निर्वाचन सूची का वो सूची है जिसमें चुनाव क्षेत्र में उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो भारतीय चुनाव में मत देने के लिए निर्वाचित होते हैं। उन्हीं लोगों को मत दिया जाता है जिनका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है। निर्वाचन सूची हर वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है ताकि 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे करने वाला व्यक्ति का नाम उसमें दर्ज हो। मतलब 1 जनवरी को जो 18 वर्ष पूरा कर लेता है उसका नाम उसमें दर्ज होना चाहिए, और जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको बाहर कर दिया जाता है, या जो इस तरह उधर चले जाते हैं कि दूसरे में, तो उनका नाम काट भी दिया जाता है। थोड़ा हम कुछ आर्टिकल इनको पढ़ लेते हैं तो फिर लगभग ये चैप्टर हो जाएगा। 324 से अनुच्छेद चुनाव का निदेशक तथा निर्देशन की शक्ति चुनाव आयोग तक होती है, चुनाव के पास होती है। 325 कहता है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर योग्य नहीं ठहराया जाएगा या इन्हीं आधार पर शामिल होने का दावा नहीं किया जाएगा। 326 लोकसभा तो विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के लिए संपन्न किया जाएगा, इसीलिए वयस्क मत का संवैधानिक अधिकार होता है। 327 विधायकों के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने में संसद की शक्ति। 328 राज्य विधायिका के संबंधित राज्य के अंदर चुनाव संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। और 329 चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक है, यदि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 329 से प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए थे जो कि निरस्त कर दिए। तो इस तरीके से हमने पूरा लगभग चुनाव प्रक्रिया को समझ लिया है। थैंक यू।